हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक प्रबंधन के अपने लास्ट वीडियो में हमने विद्यालय प्रबंधन में हेल्प करने वाली विभिन्न संस्थाओं के बारे में पढ़ा, विभिन्न समितियों के बारे में पढ़ा। हम अपने आज के वीडियो में वित्तीय, शैक्षिक एवं समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो वित्तीय प्रबंधन विद्यालय में किया जाता है, उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से कि वित्तीय प्रबंधन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? इसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वित्तीय प्रबंधन से तात्पर्य धन के दक्ष एवं प्रभावी प्रबंधन से है, जिससे संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो देखिए वित्तीय प्रबंधन का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? किसी भी संस्था के चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या आप कोई स्कूल चला रहे हैं, तो रुपए की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, कई सारे कार्य होते हैं जो रुपए के बिना नहीं हो सकते। ठीक है, या कहें तो सारे के सारे कार्य जो होते हैं वो रुपए के बिना ही होते हैं। ठीक है, तो रुपए बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने स्कूल में रखेंगे तो टीचर्स को सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? जो वर्कर्स आपके स्कूल में काम करेंगे आपको उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है? बिना सैलरी के तो वो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। वित्तीय प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हम उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिसमें धन की संलग्नता होती है, जैसे खरीदना, बेचना। जिस प्रकार किसी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसी संस्था के संचालन हेतु वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा कि वित्तीय प्रबंधन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें वित्तीय या कह सकते हैं मनी की ज़रूरत पड़ती है। और वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को हम सम्मिलित करते हैं, जिसमें धन की संलग्नता होती है। ठीक है, जिसमें धन की ज़रूरत होती है, धन की आवश्यकता होती है, जैसे खरीदना, बेचना कोई भी चीज़। और जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही किसी भी संस्था को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? धन की ज़रूरत पड़ती है, वित्त की ज़रूरत पड़ती है। बियरमैन व स्मिथ ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन पूँजी के स्रोतों का निर्धारण करने तथा उसके अनुकूलतम उपयोग का मार्ग खोजने की विधि है। ठीक है, जो बियरमैन और स्मिथ थे, इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूँजी के स्रोतों का निर्धारण करने कि कहाँ से आपको पूँजी होगी, उन स्रोतों का आपको निर्धारण करना है तथा उसके अनुकूलतम उपयोग का मार्ग खोजने की विधि है। और उसका कहाँ पर आपको उपयोग करना है, कैसे आपको उपयोग करना है, ठीक है, अच्छे से अच्छी तरीके से। तो उस मार्ग को खोजने की विधि है। ये किसने कहा था? बियरमैन और स्मिथ ने। अब विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के। तो पहला है कि नीति निर्धारण में सहायक। संपूर्ण वर्ष की आय व्यय का लेखा जोखा होता है, इस पर कितना खर्च करना है पता होता है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन हम क्यों करते हैं? तो पहले तो इसमें क्या है, पूरे साल का हम लोग लेखा-जोखा रख लेते हैं कि हमें इस चीज़ में इतना रुपए खर्च करना है, जब एग्ज़ाम आएँगे तो इसमें इतना खर्चा हो जाएगा। मतलब एक तरीके से एस्टीमेट पहले ही से बना के चलते हैं कि किसमें हमें कितना धन हमारा खर्च हो सकता है। तो पूरा तो इससे हम क्या करते हैं, इस हिसाब से हम प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो नीति निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा है कि प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन। हम इसमें पहले से ही चीज़ें फिक्स कर रखते हैं कि हमें सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या चीज़ है, किस पे धन खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसे हम प्राथमिकता देते हैं। तो वही है कि प्राथमिकता अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन। तीसरा कि अलाभप्रद योजनाओं पर रोक, ठीक है? ऐसी योजनाओं पर हम रोक लगा देते हैं जो इतनी लाभप्रद हमारे लिए नहीं है, ठीक है? कई सारे प्रोग्राम विद्यालय में होते हैं, तो कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो इतने ज़रूरी नहीं होते, तो उन पर हम रोक लगा देते हैं। फिर है कि मूल्यांकन में सहायक, तो मूल्यांकन में सहायक होता है जब हम वित्तीय प्रबंधन कर लेते हैं सही से। फिर है कि वित्तीय स्थिति के आधार पर आय व्यय का संतुलन। ठीक है, तो वित्तीय स्थिति के आधार पर हम आय व्यय का संतुलन कर लेते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इतनी इनकम भी नहीं है, तो आप टीचर को सैलरी कैसे देंगे, कर्मचारियों को सैलरी कैसे देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो इसलिए वित्तीय प्रबंधन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे उद्देश्य हो जाएँगे। अब विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन के स्रोत देख लेते हैं कि कौन-कौन से स्रोत होते हैं, जिससे विद्यालय को आय प्राप्त होती है, ठीक है? इनकम होती है। तो पहला आ जाएगा आपका विद्यालय अनुदान, ठीक है? इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। विद्यालय अनुदान, जो अनुदान वगैरह मिलता है विद्यालय को। फिर है शिक्षक अनुदान, ठीक है? शिक्षक के लिए जो अनुदान आता है ऊपर से टीएलएम वगैरह पे या और चीज़ों पर। फिर तीसरा है कि विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, ठीक है? जो भी धन समुदाय से प्राप्त होता है, वो आ जाता है इसमें। फिर 4th पॉइंट है कि विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, ठीक है? विद्यालय की जो भी संपत्ति होती है, उसे बेचने पर जो भी धन प्राप्त होता है, तो वो आ जाएगा इसमें। फिर 5वाँ है आपका ग्राम पंचायत निधि तथा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। ठीक है? जो ग्राम पंचायत निधि होते हैं या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो आपके स्कूल वगैरह में आते रहते हैं, तो ठीक है, वो कुछ सहायता कर देते हैं। तो उससे जो प्राप्त हो जाता है धन।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर जो विद्यालय को वित्त मिलता है, ठीक है? धन की प्राप्ति होती है और फिर उसका प्रबंधन किया जाता है। अब हम इसमें 2 चीज़ों के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं वो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला विद्यालय अनुदान के बारे में और दूसरा शिक्षक अनुदान के बारे में। ठीक है? तीसरा तो हमें क्लियर है कि विद्यालय को समुदाय से धन प्राप्त हो रहा है, विद्यालय की संपत्ति से जो अर्जित हो रहा है धन, या ग्राम पंचायत निधि या जनप्रतिनिधियों से जो हमें अनुदान मिल रहा है। ठीक है? तो उसके बारे में तो आप लिख सकते हैं। विद्यालय अनुदान और शिक्षक अनुदान के बारे में हम देख लेते हैं। विद्यालय अनुदान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला मुख्य अनुदान विद्यालय अनुदान या विद्यालय अनुदान कहलाता है। एक ही चीज़ हो गई। ठीक है? तो सर्व शिक्षा अभियान आपको पता है एक प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है? तो उसके अंतर्गत क्या है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उन्हें कुछ अनुदान दिया जाता है। ठीक है? मुख्य रूप से कुछ अनुदान दिया जाता है कि जो उच्च प्राथमिक होंगे उन्हें उन्हें थोड़ा ज़्यादा दिया जाता होगा। ठीक है? जो प्राथमिक विद्यालय में थोड़ा-सा कम दिया जाता होगा। तो उन्हें जो अनुदान दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? विद्यालय अनुदान कहलाता है। ठीक है? जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है? तो ₹5000 प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है, जबकि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उन्हें ₹7000 प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। ठीक है? इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति तथा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है? अब ये जो अनुदान मिलता है, इसको यूज़ कौन करता है? तो जो विद्यालय कल्याण समिति होती है और जो विद्यालय प्रबंध समिति होती है। इसके द्वारा इस अनुदान का उपयोग किया जाता है। उपयोग किसमें किया जाता है? तो विद्यालय भवन निर्माण में किया जाता है, ठीक है? उसके मरम्मत वगैरह में किया जाता है, साज-सज्जा में किया जाता है विद्यालय की, विद्यालय के जो उपकरण हैं उनकी मरम्मत करने में किया जाता है, फर्नीचर में किया जाता है, ठीक है? दरी-चटाई आदि मँगाने में किया जाता है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों में इस अनुदान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा विद्यालय अनुदान के बारे में। क्या है विद्यालय अनुदान? कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है? विद्यालय अनुदान कहलाता है। जिसमें प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष ₹5000 जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रतिवर्ष ₹7000 दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। और इसका उपयोग कौन करता है? तो विद्यालय कल्याण समिति और विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। किसमें करते हैं? तो विद्यालय भवन निर्माण में, मरम्मत करने में, साज-सज्जा में, उपकरणों की मरम्मत कराने में, फर्नीचर में, दरी-चटाई की व्यवस्था कराने में, इन सभी में इस विद्यालय अनुदान का उपयोग किया जाता है। विद्यालय अनुदान के बाद दूसरा जो अनुदान हमें मिलता है, वो मिलता है शिक्षक अनुदान। ठीक है? शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की दृष्टि से शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु शिक्षक अनुदान का प्रावधान किया गया है। ठीक है? कि टीचर कितने अच्छे से पढ़ाए, ठीक है? तो उसे टीएलएम की ज़रूरत पड़ती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। ठीक है? तो उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए कुछ धन दिया जाता है, ताकि टीचर है वो टीएलएम की व्यवस्था कर सके, बच्चों को रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ा सके। इसके लिए कुछ अनुदान मिलता है, उसी को हम लोग शिक्षक अनुदान कहते हैं। ठीक है? यह अनुदान कितना होता है? तो ₹500 प्रति वर्ष प्रति शिक्षक को मिलते हैं। ठीक है? टीएलएम के रूप में किसे मिलते हैं? टीचर्स को मिलते हैं, ठीक है? ताकि वो टीएलएम की व्यवस्था कर सके, शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बना सके, इसलिए उसे प्रति वर्ष ₹500 दिए जाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से। अब टीएलएम की सामग्री में क्या-क्या आ जाता है? तो टीएलएम की सामग्री में गोंद है, रंग है, सुई धागा, कैंची, चार्ट पेपर, मैप, फ्लैश कार्ड आदि, ये सारे टीएलएम की सामग्री है, ठीक है? जिसकी व्यवस्था कौन करता है? टीचर करता है, क्योंकि उसे ₹500 दिए जाते हैं इसी के लिए। टीएलएम के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, ये देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शब्द कार्ड, वर्ण कार्ड आदि का निर्माण करना चाहिए। ठीक है? तो ये टीचर ही निर्माण करेगा। ठीक है? या रेडीमेड भी खरीद सकता है कि छात्रों के शब्द भंडार में कैसे वृद्धि कर सकता है, इसके लिए आप शब्द कार्ड, वर्ण कार्ड आदि का निर्माण करें। दूसरा कि अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग शिक्षण सामग्री का निर्माण करना चाहिए तथा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर ज्योग्राफ़ी पढ़ा रहे हैं, तो ज्योग्राफ़ी के हिसाब से मैप वगैरह तैयार करना। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए आप अल्फ़ाबेट वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है? तो हर सब्जेक्ट का अलग-अलग होना चाहिए शिक्षण सामग्री। तीसरा पॉइंट है कि भाषा शिक्षण हेतु शिक्षक को छोटी-छोटी कहानियाँ, गीतों, कविताओं आदि का प्रयोग करना चाहिए तथा जहाँ तक संभव हो उनकी रचना स्वयं करनी चाहिए। ठीक है? अगर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आपको छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, गीतें हैं, गीत वगैरह जो होते हैं, कविताएँ वगैरह जो होती हैं, उनका उपयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनका निर्माण आपने खुद किया हो। फिर फोर्थ पॉइंट है कि हो सके तो बेस सामग्री से टीएलएम का निर्माण करना चाहिए, ताकि बच्चे भी बेस सामग्री से कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। ठीक है? टीएलएम का निर्माण ये कहा गया कि ज़्यादातर जो बेस सामग्री होती है घर की, उससे ही आप क्या करें टीएलएम का निर्माण करें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रेडीमेड जाके खरीद लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ताकि जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट हों। ठीक है? जो चीज़ें वो फेंक देते हैं उन्हें भी पता चले कि ये इस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं वो। ठीक है? तो ये है टीएलएम के प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका।
तो आज की वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लर्निंग कॉर्नर के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं, क्या अर्थ होता है इसका। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।